ड्रग्स मामले में कॉमेडी क्वीन भारती सिंह को गिरफ्तार किया गया है। भारती को बीती रात एनसीबी दफ्तर में रखा गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी ने भारती सिंह के घर से गांजा बरामद किया। एनसीबी ने हर्ष और भारती के मैनेजर और हाउस स्टाफ से भी सवाल जवाब किए। दोनों से पूछताछ में ड्रग्स के सोर्स का पता लगाने में जुटी हुई है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने शनिवार को मुंबई में 3 जगहों पर छापेमारी की थी। भारती उनके पति हर्ष के घर पर छापेमारी हुई थी। इसके बाद भारती और हर्ष को समन भेजा गया। लंबी पूछताछ के बाद भारती को गिरफ्तार किया गया। भारती के प्रोडक्शन हाउस और घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। एनसीबी का दावा है कि भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया दोनों ने गांजे का सेवन करने की बात को स्वीकारा है। एनसीबी ने भारती सिंह से करीब 6 घंटे की पूछताछ की। उनकी मुसीबत ज्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि गांजा उनके घर से ही बरामद हुआ। ये गांजा उनके वर्सोवा स्थित फ्लैट से ही मिला। यही वजह कि एनसीबी को फैसला लेने में जरा भी वक्त नहीं लगा। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों पर ही शिकंजा कसा गया। कॉमेडी क्वीन पर एनसीबी ने पूरा होमवर्क करके एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक एक ड्रग पेडलर से पूछताछ में भारती सिंह और उनके पति का नाम सामने आया। इसके बाद एनसीबी ने जाल बिछाया और छापेमारी कर नशीला पदार्थ बरामद भी कर लिया। यानी ड्रग पेडलर की सूचना सही निकल गई। एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष के सामने तमाम सबूत रखे। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब शुरू होते ही एनसीबी के अफसरों ने पहले ही सवाल से इन्हें नर्वस कर दिया। अफसरों ने पूछा कि जो ड्रग्स बरामद हुआ उसका इस्तेमाल कौन करता है और इसे कब, किससे और कितने पैसे में खरीदा गया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया एनसीबी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उलझते चले गए। सबूतों के सामने उनकी दलील कमजोर पड़ती चली गई। एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति का ड्रग पेडलर के साथ संबंध स्थापित कर दिया। यानी ड्रग्स की बरामदगी के साथ साथ नशीला पदार्थ उन तक कैसे पहुंचा, इसके लिए कितने पैसे खर्च किए गए, पेडलरों को पैसे कैसे और किसने दिए, ये सब कनेक्शन सामने आ गया। एनसीबी के पास इनका पूरा बही खाता है। हफ्ते भर पहले बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की थी। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला से 2 दिन पूछताछ की गई थी। रामपाल के दोस्त पॉल की भी गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हो चुकी है। इनसे सुशांत राजपूत के पवाना फार्म हाउस में हुई पार्टी के बारे में भी सवाल किए गए थे, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ड्रग्स लिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। गृह मंत्री जब चेन्नई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। नारेबाजी के साथ बीजेपी के झंडे लहराए गए। अमित शाह ने भी कुछ दूर पैदल चलकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह ने एमजी रामचंद्रन और पूर्व दिवंगत सीएम जयललिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि महान एमजीआर और लोक नेत्री जयललिता जी के नेतृत्व में जिस तरह से तमिलनाडु ने विकास किया था, मुझे भरोसा है कि पलानीस्वामी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु इसी रास्ते पर आगे बढ़कर देश का सबसे अच्छा राज्य बन सकता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री और अमित शाह ने बैठक की। संबोधन के दौरान अमित शाह ने डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा। इससे पहले पलानीस्वामी ने कहा कि बीजेपी को एआईएडीएमके का समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर 2021 का चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु हमेशा पीएम मोदी का समर्थन करेगा। बिहार में सत्तासीन जेडीयू ने लव जिहाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की थी। गिरिराज सिंह के बयान पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा गया कि ऐसे विषयों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा था कि बिहार को भी मध्य प्रदेश सरकार की तरह लव जिहाद पर कानून बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिर्जापुर और सोनभद्र की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र से शामिल होंगे। इन योजनाओं में जिला मिर्जापुर की 9 और सोनभद्र की 14 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं शामिल हैं। योजना के शिलान्यास से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजना की आधारशिला रखूंगा।
दिल्ली में कोरोना की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सिर्फ 24 घंटे में 5,879 नए केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटे में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा डराने वाला है। सिर्फ 24 घंटे में 111 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में मास्क पहनकर ना निकलने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, मगर डर अभी भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं सिर्फ 24 घंटे में ही 584 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 1,32,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना महामारी को लोग तेजी से मात दे रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक देश में 84 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को परास्त किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ समूह में नहीं जा सकेंगे। वहीं रैली, जुलूस, जनसभाएं और सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सिर्फ शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। जयपुर में धारा 144 लागू होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अचानक मंत्रिपरिषद की बैठक की। बैठक में कोविड से बचाव और रोकथाम के मसले पर बात हुई। बैठक में मंत्रियों के साथ चर्चा की गई कि आखिर सूबे में कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि राजस्थान में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों का रिकॉर्ड टूटा था। यहाँ एक दिन में 3,007 कोरोना संक्रमित मिले। अकेले जयपुर में 552 कोरोना संक्रमित मिले। देश के नक्शे में रेड जोन कहे या फिर डेंजर जोन कहे, आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा दिल्ली पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना 3rd डिग्री अटैक शुरू हो चुका है, यानी 3rd लहर अपने 3rd डिग्री का टॉर्चर लेकर आई है। आज की तस्वीर को देखकर दिल्ली वालों के जहन में कुछ तस्वीरें घूम रही हैं। दिल्ली में आज की जो तस्वीर है वो नई तारीख में नया आंकड़ा और भी डरावना है। दिल्ली में 15 दिन में 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 1,389 लोगों की मौत हो गई है। डेथ के मामले में देश में कुल डेथ केसेस में दिल्ली का परसेंटेज बहुत हाई है, यानी देश में कोरोना से हो रही मौत दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत कम है। देश की आबादी 135 करोड़ है और दिल्ली की आबादी 2 करोड़। 24 घंटे में देश में 564 मौतें हुई और इनमें अकेले दिल्ली की 118 मौतें हैं। दिल्ली ने कोरोना को काबू में करने के लिए कई सख्त कदम उठाए। मसलन बिना मास्क निकलने पर 2,000 का जुर्माना कर दिया। शादी में मेहमानों की तादाद को सीमित कर दिया। 90 प्राइवेट अस्पताल में 60% बेड रिजर्व कर दिए गए हैं और आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसका खास असर नहीं दिख रहा है। सवाल केवल ये है कि ये कदम सरकार उठाने में लेट क्यों हो गई। नगरोटा में साजिश के खुलासे और आतंकवादियों को ढेर करने के बाद शनिवार को भारत ने पाकिस्तान के दूतावास प्रभारी को तलब करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को सामने बैठाकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को तुरंत बंद करे, वरना राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को देखते हुए भारत कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत ने पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी को एक प्रोटेस्ट नोट यानी विरोध पत्र भी सौंपा। नगरोटा में साजिश बुरी तरह नाकाम होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। उसने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास प्रभारी को बुलाया और कहा कि भारत आधारहीन आरोप लगा रहा है, हालांकि इसके पीछे कोई तथ्य नहीं दे पाया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों को मार गिराने वाले जाबाजों को गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि मैं सभी सुरक्षा बलों के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और दुनिया भर में भारत का नाम और सम्मान आसमान छूते रहेंगे। आपको बता दें कि नगरोटा के आतंकियों के पास से पाकिस्तानी ब्रांड के सामान मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के इंचार्ज जावेद अली को बुलाकर फटकार लगाई थी। नगरोटा में भले ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का हमारे जवानों ने खात्मा किया हो, मगर पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सरहद पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ और राजौरी में जमकर गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से की गई इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान को भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया है। त्रिपुरा में शनिवार को ब्रू समुदाय के रिफ्यूजी परिवारों को बसाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में उतरी त्रिपुरा में स्थानीय लोग पिछले 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं।
शनिवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया और भीड़ ने नेशनल हाईवे 8 पर हंगामा और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान हिंसक भीड़ ने पनीसागर में सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। गाजियाबाद में महिला टेलर की घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मधुबन बापूधाम इलाके में शनिवार सुबह की है। महिला पेशे से सिलाई का काम करती थी। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सीतापुर में बेखौफ शख्स ने स्कूल में अंदर घुसकर महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी भी उसी स्कूल में अध्यापक है। राजधानी दिल्ली में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। वेस्ट दिल्ली नारकोटिक स्क्वाड की टीम ने एक नाइजीरियन ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। इसके पास से हाई क्वालिटी का ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 5 करोड़ के करीब है। आरोपी ड्रग के धंधे में पिछले 7 साल से शामिल है। इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट में मनाली में गिरफ्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से 55,000 रुपए की नकदी, स्नेचिंग की गई सोने की चेन समेत घटनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली बिना नंबर वाली बाइक भी बरामद की है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लखनऊ में एक बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है। एक ग्राहक ने बैंक के लॉकर में रखे करीब 1 करोड़ के जेवर के गायब होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ये घटना लखनऊ के चौक इलाके की है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक ग्राहक को बंद लॉकर में रखे जेवर के गायब होने का पता तब चला जब वो अपना सामान निकालने पहुंचा था। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पंचकुला में एक ट्रक ड्राइवर से 14 लाख रुपए की लूट की गई है। वारदात में 3 युवकों ने कार से ओवरटेक कर ड्राइवर को रोक लिया और लूट को अंजाम दिया। ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वारदात गढ़ी कोहाटा गांव के पास हुई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में आरोपियों की पहचान की कोशिश तेज कर दी है।